हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप इसके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इस चैनल के टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ, क्योंकि सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का स्टडी मटेरियल वाइज आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको हिंदी गोधूली भाग 2 का 5वां पार्ट नागरी लिपि, जिनके लेखक गुणाकर मूले जी हैं, उसका वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक जो गुणाकर मूले जी थे, उन्होंने किन किन भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। तो लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। उन्होंने बांग्ला, ब्राह्मी और देवनागरी लिपि, बांग्ला, गुजराती और ब्राह्मी लिपियों का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में मुख्यतः महत्वपूर्ण नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। नागरी लिपि जो थे, उनके प्रारंभिक काल के जो लेख मिले थे लेखक को, वे उन्हें कहाँ मिले थे, उनका विवरण हमको देना है। तो विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। जो बड़े बड़े विद्वान हुए थे, उनके अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख, शुरुआत काल के लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन एक प्रदेश था, उनसे उनको प्राप्त हुआ था। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि किस समय सभी देश में चलने वाली एक लिपि थी। तो ईसा मीन्स ईस्वी की 8वीं-9वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उसी समय वह एक सार्वदेशिक लिपि थी। 8वीं से 11वीं सदी में जो नागरी लिपि थी वह सभी देश में पाई जाती थी, इसलिए उस समय वह एक सार्वदेशिक लिपि कही जाती थी, और वह 8वीं से 11वीं सदी में सार्वदेशिक लिपि थी। यह एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि के जो अक्षर थे उनमें स्थिरता कैसे आई है। तो करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने, इनमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में ऐसे कौन कौन से शासक थे, प्राचीन शासक थे, जिनमें नागरी लेख प्राप्त होते हैं। तो विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले नागरी लिपि लेख प्राप्त हुए हैं। मिहिर भोज, महेंद्रपाल और गुर्जर प्रतिहार जो राजा हुए थे, उनके अभिलेख में सबसे पहले नागरी लिपि के लेख प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। अब एक अलग सा क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था और बाद में कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। गुर्जर प्रतिहार जो थे वे बाहर से आए थे, वे भारत के नहीं थे, वे बाहर से आए थे और 8वीं सदी में उन्होंने पूर्वार्ध के अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। ब्राह्मी लिपि है और एक सिद्धम लिपि है, तो इनकी तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी
आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान है कि इसके अक्षरों के सिरे पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरों उतनी ही लंबी रहती है जितनों की अक्षरों की चौड़ाई होती है। इसमें ब्राह्मी और सिद्धम लिपि थी, वे दोनों एक जैसी लिखी जाती थी, लेकिन नागरी लिपि का एक मुख्य पहचान क्या था? तो ब्राह्मी और सिद्धम लिपि जो थी उनके जो अक्षर लिखे जाते थे वे छोटे लकड़ी या ठोस त्रिकोण होते थे, लेकिन नागरी लिपि का एक महत्वपूर्ण पहचान था कि उसके जो भी अक्षर के सिरे होते थे वे पूरी लकीरें उनकी बन जाती थी, वे त्रिकोण नहीं बनते थे और ये सिरों शिखाओं उतनी ही लंबी रहती थी जितने की अक्षरों की चौड़ाई रहती थी। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है? नागरी जो लिपि थी उसको देवनागरी क्यों कहा जाता था? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी हमें देना चाहते हैं? नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मण ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए उसका नाम नागरी पड़ा। तो दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। नागरी नाम की जो उत्पत्ति हुई थी इसके अर्थ के बारे में बड़े बड़े विद्वानों का मतभेद है कि बहुत मतभेद है, लेकिन एक मत के अनुसार गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उन्होंने सबसे पहले इस लिपि को अपने इस्तेमाल में लाया था, इसलिए उन्हें नागर ब्राह्मण के अनुसार नागरी लिपि नाम दिया गया। और दूसरे मत के अनुसार नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी एक देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त जो लिपि थी उसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा था। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल से आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही हैं। नागरी लिपि के साथ साथ बहुत सारी अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है और 8वीं की 9वीं सदी में हिंदी का साहित्य भी हम लोगों को मिलने लग जाता है। इसी के संबंध बारे में लेखक इसमें जानकारी हमें देते हैं। नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। दक्षिण भारत की जो है नागरी लिपि है वही नंदी नागरी कहलाती है। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया था। इसमें बताया गया है कि किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। लेखक ने कोंकण की शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख भी नंदी नागरी लिपि में इन्हीं सभी कथनों में उसका उल्लेख किया था और यही कथन आपको बताना है। नागरी लिपि पाठ का सारांश लिखें। देखिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कन्फर्म किसी न किसी चैप्टर का 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि नागरी लिपि या कोई भी पाठ है उस पाठ के विषयदान, जैसा आपने 5 पाठ अभी तक पढ़ा है, किसी भी पाठ का आपको सारांश पूछ सकता है। अच्छा देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो सारांश का मतलब है कि जो आपने पाठ में पढ़ा उसका शॉर्ट फॉर्म में एक स्टोरी। तो आपको जो भी पाठ पढ़ना है उसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगर आप उस पाठ को पढ़ लेते हैं और उस पाठ के बारे में कुछ सारांश में लिख देते हैं तो आप आसानी से 5 नंबर को एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली, जेवारी और मराठी की लिपि भी नागरी है। संस्कृत और प्राकृत की पुस्तकें भी देवनागरी में ही प्रकाशित होती है। गुजराती हापी में देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं। बांग्ला लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि की बहन ही है। बांग्ला जो एक लिपि है वह प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। सच तो यह है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां नागरी की भांति ही प्राचीन ब्राह्मणों से विकसित है। 12वीं सदी के श्रीलंका के शासकों के सिक्के पर कई नगई अवर मिलते हैं।
महमूद गजनवी, महमूद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने भी अपने नाम नागरी में खुदवाए हैं और अकबर के सिक्के में रामसिया शब्द अंकित है। बहुत सारे ऐसे शासक थे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह, उन्होंने अपने अपने सिक्कों पर और नागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया, अपना नाम छपवाया है। और अकबर के जो सिक्के थे उन्होंने उस पर रामसिया शब्द अंकित किया था। उन्होंने अकबर शासक ने अपने सिक्कों पर राम और सीता का चित्र भी बनवाया था। वस्तुतः ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि की प्रचलन सारे देश में था। वास्तव में 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि की प्रचलन सारे देश में था। नागरी नाम को लेकर तरह तरह के विचार हैं, किंतु इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित है। काशी को देवनगर कहते हैं, हो सकता है वहाँ प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा हो। वैश्य गुप्तों की राजधानी पटना भी देवनगर थी, इसके नाम पर यह नामकरण हो सकता है। जो भी हो, यह नगर विशेष की लिपि नहीं थी। 8वीं-11वीं सदी में सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि के साथ अन्य प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। नागरी लिपि 8वीं-11वीं सदी में सार्वदेशिक लिपि थी। इसके साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं, यथा मराठी, बंगला आदि। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व बल्कि सुदूर दक्षिणी से भी मिले। नागरी लिपि के जो लेख हमें पश्चिम तथा पूर्व से नहीं, दक्षिण से भी हम लोगों को मिला है। यही इस पाठ का सारांश था। हमारा 13वां क्वेश्चन है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया। नागरी लिपि जो थी उसकी उत्पत्ति के संबंध में लेखक क्या कहना चाहते हैं और पटना से नागरी का संबंध लेखक ने क्या बताया। यह मान्य है कि नागरी लिपि किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। पादताडिक्तम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। एक पादताडिक्तम नामक एक नाटक थी जिससे उनको जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र जो अभी पटना है उसको नगर नाम से पुकारते थे। अतः हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुणों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। यह जो नागरी लिपि थी उसको विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा निश्चित रूप से पटना ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम व्यक्तिगत नाम देव था, इसीलिए गुणों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था पुराने समय में। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी का नाम दिया गया था। देवनगर की लिपि उत्तर भारत की प्रमुख लिपि थी, इसलिए उसको बाद में देवनागरी नाम दिया गया था। अब हमारा 14वां और लास्ट क्वेश्चन है, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। निबंध के आधार पर कालक्रम से नगरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चेर राजाओं के सिक्कों पर नागर अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। निबंध के आधार पर 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे चेर राजाओं का सिक्का नागर अक्षर पर देखने को मिलते हैं और 12वीं सदी में वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। दक्षिण से प्राप्त वर्गुम का पलियम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। 1000 ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नगर लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं सदी में दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली थी वह नागरी लिपि में 754 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का दानपत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुए। 1850 में जैन गणितज्ञ महावीर आचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है, वह भी नागरी लिपि में।
इन्होंने बहुत चीज़ें बताई हैं जो नागरी लिपि में थे। उनको 8वीं सदी में दोहा कोश तिब्बत की एक हस्तलिपि मिली थी, वह नागरी लिपि में थी। 754 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का एक दान पत्र मिला था, वह भी नागरी लिपि में प्राप्त हुआ था। और 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीर आचार्य के गणित सार संग्रह की जो रचना मिलती है वह भी नागरी लिपि में। तो नागरी लिपि बहुत ही एक प्रसिद्ध लिपि थी, इसलिए पाठ का नाम भी नागरी लिपि रखा गया। तो इस प्रकार आपका 14 नागरी लिपि पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, जिसको आपको वीडियो को देखकर अच्छे से समझना है। इस वीडियो को बार बार देखना है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। ये नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो तो इसको नहीं देखेंगे। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा, आप PDF के जरिए भी इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इनको ज़रूर शेयर करें और इनको लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।